हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। और आज दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम गो थ्रू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज़ एनालिसिस फॉर टुडे। आई होप आई नो आप सबके बहुत सारे आप लोग एग्जाम में बिजी होंगे। तो जो लोग अभी 11th में 12th में हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे आर ऑल्सो सीरियस फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, तो अगर आपके फ्रेंड्स आप देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स नहीं देख रहे हैं तो उनको एडवाइस करिए कि न्यूज़ एनालिसिस को मुश्किल से आप अगर 1.5 स्पीड पे देखोगे तो 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है और 20 जीके क्वेश्चन उसके साथ सॉल्व कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि जब आप एग्जाम के नेक्स्ट डे या एग्जाम के 2 दिन का गैप लेकर भी थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होगा, थोड़ा फन भी करना होगा, तो वापस जब आप वापस क्लैट के लिए सीरियस होगे तो आप बिल्कुल आउटडेटेड नहीं फील करोगे कि सर या मैम हमारा तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं करंट अफेयर्स का और अब हमें नेक्स्ट 15-20 दिन तक तो पूरा यहाँ पे कैचअप करना पड़ेगा। ओके, उससे फायदा ये होगा कि एटलीस्ट आपका जो करंट में चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है प्रिपरेशन का, स्पेसिफिकली जीके सेक्शन के लिए, उसमें आप पीछे नहीं रहोगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको सिर्फ एक न्यूज एनालिसिस देख लीजिए और साथ में इसके जो 20 जीके क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। उससे क्या रहेगा, आपको हमेशा ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि एटलीस्ट मेरा जो करंट है वो कवर्ड है। ओके, डोंट वरी, आगे जाके भी वी विल कीप हेल्पिंग यू आउट कि कैसे आप जीके को बेटर प्रिपेयर कर सकते हो। बट थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो आपके साइड से मुझे चाहिए वो बस इतना सा है कि आप न्यूज एनालिसिस को इस टाइम में देखें और प्लस आपके 20 जीके क्वेश्चंस को करते रहें। ठीक है, तो बहुत सिंपल से कंसेप्ट हैं आपके। कुछ कंसेप्ट जैसे कि जो सेकेंड न्यूज है इन्फ्लेशन रिलेटेड, ये आप अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपके एग्जाम में इन्फ्लेशन का क्वेश्चन आए, तो वहां आपको हेल्प कर सकता है। एट द सेम टाइम आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं तो अभी हमारे पास रिक्वेस्ट भी है हमारे स्टूडेंट्स की कि इकोनॉमिक्स की क्लास वो अभी चाहते हैं सो दैट उनको थोड़ा एग्जाम में भी हेल्प हो। तो यस, वी आर देयर फॉर यू। नेक्स्ट वीक के अंदर में आप सबके लिए एक ऑनलाइन क्लास, जूम क्लास यहाँ पे शेड्यूल करी गई है क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स के लिए, तो आप उसको यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम अभी हमारा फोकस शुड बी ऑन न्यूज एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस। और न्यूज एनालिसिस में पहली जो न्यूज मैंने दी है, फर्स्ट 3 न्यूज जो है वो हिंदू के फ्रंट पेज से ही है, इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई है। डोंट वरी, दोनों न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज कवर्ड है। ओके, तो सबसे पहले द न्यूज इज कि पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर है, अगेन आपको सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पता होने चाहिए। वाई यू नीड टू नो देम, बिकॉज आपके पिछले साल सवाल पूछा गया था। तो इन्होंने कहा है जीरो टैरिफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू यूएस पॉसिबल फॉर इंडिया। ओके, तो इस न्यूज का कंटेक्स्ट मैं समझाऊंगा आपको, बट पहले हम एक बार का इसका बैकड्रॉप देख लेते हैं। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए, डोनाल्ड ट्रंप जब कैंपेनिंग भी कर रहे थे, सो ही वाज क्लेमिंग कि जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज है, या वो फ्रेंडली कंट्रीज भी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे पूरा जो वर्ल्ड है उसने यहां पे यूएस के अगेंस्ट में एक कॉन्स्पिरेसी करी, एक बिट्रेयल करा है कि हम तो किसी कंट्री पे टैरिफ्स नहीं लगाते हैं और वो कंट्रीज जो हैं वो हम पे टैरिफ्स लगाते हैं। एंड उसमें सबसे ऊपर, वैसे उन्होंने टैरिफ्स कई कंट्रीज में बहुत हाई लगाए हैं, सबसे ऊपर जिस कंट्री को रखा गया था वो इंडिया था। उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था कि वर्ल्ड में कोई सबसे ज्यादा अगर टैरिफ लगाता है तो वो इंडिया है। एंड विच इज बाय द वे ट्रू ऑल्सो, सबसे ज्यादा टैरिफ्स इंडिया ही लगाता है अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर पे। तो जब ये चीज हुई तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, जब वो पावर में आए जनवरी में, इसी साल जनवरी में वो वापस से यूएस के प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने सबसे पहले जो अपनी फ्रेंडली कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट में टैरिफ्स लगाना इनिशिएट करा, जिसमें एक वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ जो लगाया गया दैट वाज आल्सो ऑन इंडिया। ओके, तो इनिशियली 25%, और फिर रशिया से जब हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे और यूएस रशिया को प्रेशराइज नहीं कर पा रहा था, तो रशिया को प्रेशराइज करने के लिए उसने इंडिया पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, यानी टोटल टैरिफ 50% कर दिया, स्टेटिंग कि बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है इसलिए जो बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस है, वो रशिया के ऊपर पे इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे। ओके, तो यहां पे रशिया का एलिगेशन लगाते हुए, रशिया से ऑयल इंपोर्ट का एलिगेशन लगाते हुए, अ टोटल ऑफ 50% ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ वाज इम्पोज्ड ऑन इंडिया। हाउएवर विद आर डेफ्ट डिप्लोमेसी, अच्छी डिप्लोमेसी करके हमने जो हमारा टैरिफ है, अभी इंटरिम ट्रेड डील चल रही है, उसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि पॉसिबली इंडिया के ऊपर पे जो टैरिफ रेट है टोटल 50% का, उसको रिड्यूस करके 18% कर दिया जाएगा, जो अब जितनी भी यूएस से जिनका ट्रेड रिलेशन है, जितनी भी कंट्रीज है, उसमें ये सबसे लोएस्ट है। ओके, तो इंडिया को कितना टैरिफ कर दिया जाएगा, 18% कर दिया जाएगा।
ओके, तो यहां पे इंडिया जो है वो ये चीज करने में पॉसिबल हुआ है। ओके, इसमें आपका सक्सेस मिली हमें। बट एट द सेम टाइम जब ये इंटरिम ट्रेड डील हमारी साइन होती है, उसके एक वीक के अंदर में वी गेट वन मोर न्यूज कि यहां पे बांग्लादेश जो एक अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल है टू यूएस, उसका भी जो ट्रेड टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दिया गया है टू 19%। ठीक है, तो इंडिया का 18% करा, बट एट द सेम टाइम जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा कंपटीटर एक्सपोर्टिंग कंट्री है बांग्लादेश यूएस के साथ में, उसका भी टैरिफ रेट क्या कर दिया गया है, 19% कर दिया गया। अब देखिए यहां टैरिफ रेट में तो इंडिया एक्चुअल में बेटर कर रहा है, लेकिन अभी हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आई है कि यहां पे जो बांग्लादेश और यूएस की जो डील हुई है उसके अंदर में एक जीरो टैरिफ क्लॉज भी है। ओके, उसमें एक जीरो टैरिफ क्लॉज भी है, वो लिखा हुआ है तो मैं आपको वहीं से पढ़ा देता हूं। जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ क्लॉज भी है जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने साइन करा है। तो उसके अंदर में क्या होगा कि अगर बांग्लादेश यूएस से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, एग्जांपल के लिए कॉटन इंपोर्ट करता है, और उसको वो वैल्यू एडिशन करके उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करके यूएस एक्सपोर्ट करता है, तो वो जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर पे 0% टैरिफ लगेगा। यानी सिंपली क्या है, बांग्लादेश को कॉटन जो है वो इंपोर्ट करना है यूएस से, या रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, और फिर जब उसको वो प्रोसेस करके टेक्सटाइल में करेगा तो अब यूएस उसके ऊपर पे 0% टैरिफ लगाएगा। ओके, तो यहां पे जो पीयूष गोयल उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि ये जो जीरो टैरिफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो इंडिया के लिए भी पॉसिबल है, बिकॉज इस टाइप की जो डील है वो इंडिया भी फाइनलाइज कर सकता है। सो इट इज नॉट समथिंग विच इज ओनली फॉर बांग्लादेश, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू इंडिया ऑल्सो। दूसरी चीज जो आपको समझनी है यहां पे वो ये है कि यहां पे अभी जो हमारी डील है वो फाइनल नहीं हुई है। ओके, अभी तक हमारी इंटरिम डील है। तो प्लीज स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना कि वैसे तो हम, अगर आप न्यूज़ एनालिसिस रेगुलरली फॉलो करोगे तो वी विल ऑल्सो अपडेट यू कि देखिए अभी हम बात कर रहे हैं 18% टैरिफ की। हो सकता है जो फाइनल ट्रेड डील होती है इंडिया और यूएस की, उसमें जो टैरिफ का रेट है वो चेंज हो जाए और उसके जो कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाए। तो जब भी हमारी एक फाइनल डील हो जाती है उसके बाद में वी वुड हैव क्लियर पिक्चर कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डील हुई है वो फाइनल, उसके फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो यह विथ रिगार्ड टू जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ क्लॉज ऑफ बांग्लादेश मॉडल। तो आपके पीयूष गोयल ने क्या कहा है कि इंडिया भी इस सेम डील को यहां पे फाइनलाइज कर सकता है। ओके, सो दिस इज गुड फॉर अस। इसके अलावा वी नो दिस कि हमने बहुत सारे अभी रिसेंटली एफटीए साइन करे हैं। तो इस साल के जो एफटीएस हैं वो थोड़े से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली विद दोज कंट्री जहां पे फार्मर का जो ट्रेड डील है उसका इंपैक्ट फार्मर वेलफेयर पे हो सकता है। तो जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, यूके है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएई, इन सब के साथ हमने साइन करा है। बट दीज आर दोज कंट्रीज जहां पे इंडियन फार्मर्स को बेनिफिट हो रहा है। व्हाई इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडियन फार्मर्स? बिकॉज यहां से हमें ये स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होती है उसमें भी हमें ये बेनिफिट्स हमारे इंडियन फार्मर्स को दिला पाएंगे हम। ओके, तो बट अगेन आई एम रिपीटिंग कि फाइनल डील हुई नहीं है, तो उसके बाद हमें एक प्रॉपर आइडिया लगेगा कि उसके फाइनल आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ओके, बट दिस इज योर फर्स्ट न्यूज जो थोड़ा समझने का ज्यादा है। ओके, सो यशोधन ने करा है 25% टू 18%। सॉरी यशोधन, इट्स नॉट 25% टू 18, इट इज 50 से सीधा 18 हुआ है। ठीक है, जो 25% पहले लगाया था और प्लस 25% जो बाद में लगाया था, दैट वॉज टोटल ऑफ 50%। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 25 का 18 और 25 लगा हुआ है, ये 50% से रिड्यूस होके इसको 18% कर दिया गया है। अब देखिए यहां पे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम ये होती है और इंडिया कई बार एक अलग ही डोलड्रम में फंस जाता है। कैसे फंस जाता है कि यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस डील को अनाउंस किया आफ्टर द डील वाज समवॉट फाइनलाइज्ड, तो वहां पे ही मेड अ स्टेटमेंट कि इंडिया हैज प्रॉमिस्ड अस कि हम रशिया से ऑयल को बाय करने को बिल्कुल खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। जबकि हमने जो ट्रेड डील करी है उसमें हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करा है। हमने ये कहा है कि हम यूएस से या वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा,
जब हम यूएस से या वेनेजुएला से अब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जहां से हम नहीं कर रहे थे इतना, तो अब ऑब्वियसली मेरा जो ऑयल का रिक्वायरमेंट फ्रॉम रशिया वो कम होगा। लेकिन नो वेयर वी प्रॉमिस देम कि हम रशिया से जीरो ऑयल इंपोर्ट कर देंगे, लेकिन जब वो ऐसा स्टेटमेंट करते हैं सो वी आर इन अ बाइंड। तो और अब हमारे को कैसे बाहर आना है वो हमारी डिप्लोमेसी डिसाइड करती है। बट ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिप्लोमेसी का, जिसके अंदर में दोनों कंट्रीज एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे देते रहे। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट न्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके, सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज विथ रिगार्ड टू द न्यू सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आया आपका नया, उसके बारे में आपकी यहां पे ये न्यूज हम कवर कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू यू माइट हैव ऑलरेडी डन दिस सीपीआई इंडेक्स, आपने पहले ही सीपीआई इंडेक्स कवर कर लिया होगा, सो टेक इट एज अ रिविजन। बट एट द सेम टाइम वो जो नोट्स हैं आपके उनको ओपन कर लो अगर आपने बनाए हैं, और उसमें कुछ एक दो एडिशंस करवाऊंगा मैं आपको, तो आप वो कर लेना। जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको मैं इन्फ्लेशन से शुरुआत करके पूरा ये टॉपिक समझाऊंगा, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं सिंपली महंगाई। ओके, और इन्फ्लेशन या महंगाई जो हम यहां पे बात कर रहे हैं इस इंडेक्स के थ्रू, इट इज नॉट दी सरप्राइज महंगाई या सरप्राइज इन्फ्लेशन की बात नहीं हो रही है। जब ईयर ऑन ईयर टाइम टू टाइम आपका जो प्राइस है, जनरल प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, उसको हम इन्फ्लेशन में काउंट करते हैं। या फिर जो पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लेशन कंसीडर किया जाता है वो जो जनरल सस्टेन्ड इन प्राइस होता है उसको किया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इससे आप समझ जाओगे। तो आप ऐसे समझिए कि इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है और हम यहां पे फ्रेश वेजिटेबल्स को डायरेक्टली बाय करते हैं, तो अगर कोई भी एग्रीकल्चर शॉक आता है, एग्जाम्पल के लिए कि ड्राउट आ जाए या फ्लड हो जाए और उस वजह से जो कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो वो भी महंगाई ही है। ओके, और उससे हमारी जेब पे फर्क भी पड़ता है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लिए उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, बिकॉज उनको शॉक माना जाता है, उनको सप्लाई शॉक माना जाता है या डिमांड शॉक माना जाता है। तो यूजली वो वाले इन्फ्लेशन इसमें कंसीडर नहीं होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर अनियन जो है मार्केट के अंदर में यूजली 50 रुपीज केजी मिलता है, वैसे इट इज ऑल्सो वेरी हाई, 20 रुपीज केजी मिलता है यूजुअली, सो लेट्स कीप इट 20 ओनली। तो लेट्स से 20 रुपी केजी एक यूजुअल प्राइस है अनियन की। तो अगर लेट्स से कि मार्केट के अंदर में या उस साल लेट्स से कि मॉनसून खराब हो गया, जिससे जो प्याज की फसल है, अनियन की जो फार्मिंग है, उसको बहुत ज्यादा वहां पे लॉस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि लेट्स से नेक्स्ट एग्रीकल्चर सीजन के अंदर में अनियन जो है वो 20 का लेट्स से 120 हो जाता है। सो यू नो दिस कि अब अनियन जो है कितना महंगा हो चुका है। ओके, और इसलिए जो नॉर्मल फैमिलीज हैं उनके बजट पे भी फर्क पड़ता है। ओके, तो जो इस टाइप के प्राइस चेंजेस होते हैं, इनको हम इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में, पॉलिसी मेकिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। तो कौन सा करते हैं? सो लेट्स से कि अनियन जो है वो 2025 के अंदर में 20 रुपीज मिलता है, और अब अनियन जो है 2025 में इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो अब ₹25 हो चुकी है। ओके, तो ये जो 5 रुपीज का इंक्रीज है, ये एक सस्टेन इंक्रीज है। सस्टेन इंक्रीज का मतलब यह है कि कल अगर एग्रीकल्चर शॉक भी आता है या लेट्स से कि ओवर प्रोडक्शन भी होता है, तो यह हो सकता है कि फॉर द मीन टाइम 25 से 22 हो जाए, 18 हो जाए, लेकिन जब वापस से नॉर्मल सिचुएशन होगी तो यह अब 20 नहीं रहेगा, यह 25 रहेगा। ओके, या फिर मैं आपको अगर और कोई एग्जांपल दूं, तो लेट्स से इट इज अ पेन, जो ये पेन है आज मार्केट में 10 रुपए का आता है, अगली साल हम देखते हैं, हम जब दुकान पे खरीदने जाते हैं तो कहता है कि अब ये जो एक पेन है ये 1 रुपए महंगा हो चुका है। ठीक है, अभी 11 रुपए का आता है। ठीक है, तो ये सब किस चीज के एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है एक सस्टेन्ड इंक्रीज के। और जब मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो ईयर ऑन ईयर, तो जैसे आप सब स्टूडेंट्स हैं तो आपके स्कूल में आप क्या देखते हो कि आपकी जो फीस है, जैसे आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, उसका कोई रेगुलेशन ही नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन तक होना स्टार्ट हो चुका है स्कूल फीसेस के अंदर में। एंड आई अंडरस्टैंड, आई नो ऑल ऑफ यू वुड एग्री विद मी ऑन दिस कि भाई यस, अब स्कूल जो है वो बहुत ज्यादा हाई फीस कोट कर रहे हैं। बट एनीवे, यहां पे आप देखोगे कि अगर आपकी फीस किसी एक साल में अगर 20,000 रुपए है, तो आप अगली साल आपसे 22,000, 23,000, 25,000, या उनका मन चलेगा तो 30,000, 40,000 रुपए भी उसी सेम क्लास के लिए, उसी सेम स्टडी के लिए आपसे क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो ये सब क्या है, ये सब इन्फ्लेशन का है कि हर साल जो है ये सस्टेन प्राइस इंक्रीज है। ऐसा नहीं है कि इस साल 25 है, अगले साल वापस से 20 हो जाएगा या 15 हो जाएगा, फिर किसी दिन 30 हो जाएगा। एक सस्टेन प्राइस इंक्रीज है जो एक बार इकोनॉमी में आ गया तो वापस नहीं जाता है। ओके, तो इन्फ्लेशन की एक खास बात होती है जब हम इन्फ्लेशन कंसीडर करते हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए। ओके, अब यहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कई तरह के हो सकते हैं, कई लेवल पे हम उसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं उसे फैक्ट्री लेवल पे भी चेक कर सकता हूं, जिसको मैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से मेजर करूंगा। उसको मैं एक होलसेलर के लेवल पे मेजर कर सकता हूं, जिसे मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स कहूंगा। और मैं उसे कंज्यूमर लेवल पे भी कर सकता हूं, जिसे मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या सीपीआई कहूंगा। ओके, अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? सो आई एम श्योर रिटेल इन्फ्लेशन से आप मतलब समझ गए होगे कि एट द रिटेल लेवल की जब आप दुकान पे जाते हो उस टाइम तक जो भी उसमें कंपोनेंट्स थे, जैसे कि प्रोडक्शन भी हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी हुआ है, बीच में बहुत सारे मिडल मैन भी आए होंगे, उन सब का भी तो इन्फ्लेशन हुआ, उन्होंने भी तो एक एक दो रुपए चीजें बढ़ाई होंगी। तो एट द एंड लेवल कंज्यूमर लेवल पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर लेवल पे रिटेल लेवल पे आकर प्राइस में क्या इंक्रीज हुआ है, अगर मुझे वो चेक करना है तो उसके लिए मैं रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करता हूं, रिटेल इन्फ्लेशन चेक करता हूं, जिससे मुझे यह आइडिया लगता है कि जो एंड कंज्यूमर है, जो रिटेलर है, जो एंड में बाय कर रहा है, उसको कितना ज्यादा अब ज्यादा महंगाई या ज्यादा इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो आपका जो इन्फ्लेशन का डेटा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है आपके एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, विच इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो ये आपका डेटा पब्लिश करता है। और इस साल से जो हमने मेजरमेंट है उसको कंपेयर करने के लिए जो बेस ईयर उसको चेंज किया है। ओके, डोंट वरी, हम एक एक चीज पे आएंगे। तो यहां पे क्या है, इस बार का जो जनवरी का इन्फ्लेशन हमें मिला है 2026 में, इट इज 2.75%। ओके, अब देखिए जो मैं ये कंपेयर कर रहा हूं 2.75% इन्फ्लेशन, यानी कि पिछली जो भी प्राइस थी अब उससे 2.75% ज्यादा यहां पे प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे मुझे इसको कंपेयर करने के लिए ये 2.75% जो इन्फ्लेशन मुझे जनवरी में आ रहा है, जनवरी 2026 में आ रहा है, ये कहां से कंपेयर कर रहा हूं मैं? 2.75% कंपेयर किस ईयर से कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं? तो यूजुअली जिस ईयर से मैं कंपैरिजन कर रहा होता हूं वो मेरा बेस ईयर होता है, यानी कि मुझे चेक करना है कि लेट्स से कि एक बहुत एवरेज ईयर था, उस साल से अगर मैं कंपेयर करूं तो आज प्राइसेस में क्या डिफरेंस है। तो यहां पे मैंने जो नया बेस ईयर लिया है जिससे मैं कंपैरिजन कर रहा हूं वो है अब 2024। ओके, पहले 2012 में जो प्राइजेस थी उस पे मेजर करता था, अब मैं 2024 के प्राइस पे कर रहा हूं। तो जो मैं 2.75% इन्फ्लेशन आपको बता रहा हूं, इट इज इन कंपैरिजन टू जनवरी ऑफ 2024। ठीक है, जनवरी 2024 से कंपैरिजन करूं तो यहां पे बेस ईयर में मैंने कोई भी प्रोडक्ट देखा है तो उसको मैंने बना दिया है 100 रुपीज। तो अगर 2.75 हुआ यानी कि आज के टाइम में 2 साल में प्राइस उसकी इंक्रीज हो चुकी है जनरल प्रोडक्ट की 102.75 रुपीज। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी मेरा बेस ईयर है कंपैरिजन के लिए मैं उसको फाइनलाइज करता हूं और आई सी कि भाई उस साल से अगर मैं आज कंपेयर करूं तो यहां पे अब कितना प्राइस में इंक्रीज हुआ है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा यहां पे कि आप ऐसे समझिए कि आप बहुत सुनते होंगे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो वो, हमारे टाइम पे तो ये, बट हम समझते हैं कि वो लॉजिकल नहीं है। लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लिए कि कहीं यहां पे प्राइसेस जो हैं किसी रीजन से ज्यादा इंक्रीज तो नहीं हो रही हैं, इसलिए हमें इन्फ्लेशन इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। बिकॉज इसी इन्फ्लेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कौन सी स्कीम्स निकालनी पड़ेंगी कि देखो इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों का शायद जीना मुश्किल, उनका खर्चा करना मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये मान लीजिए 2 की जगह 12 होता, सोचिए कि अब ये 112 की चीज होती, तो बहुत सारी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली है, वो अपना नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाती, लेट्स से अगर उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आपकी कंपनीज हो गई, आपकी जो गवर्नमेंट हो गई, आपके जो बैंक्स हो गए, वो अपनी पॉलिसी मेकिंग इस इन्फ्लेशन डेटा को यूज करके ही करते हैं। तो यहां पे जो बेस ईयर है वो हमने अभी लास्ट ईयर ही अनाउंस किया था कि अब हम बेस ईयर को चेंज कर रहे हैं, और इस साल जनवरी जो मंथ है उसमें पहली बार हमने नए बेस ईयर के साथ, नए सीपीआई इंडेक्स के साथ में मेजरमेंट किया है।
ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से। नेक्स्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कौन करता है, तो अगर आप डिपार्टमेंट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज योर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। एनएसओ ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में, वो आपका जो है इन्फ्लेशन का डेटा प्रोवाइड करता है। यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीडीपी का डेटा भी प्रोवाइड करती है। और यहां पे देखिए लिखा हुआ भी है कि आरबीआई इसी सीपीआई को यूज करता है जिससे वो इस इन्फ्लेशन को यहां पे कंट्रोल कर सके। तो ऐसे देखिए कि आपको मैंने बताया जस्ट कि कॉमन मैन पे इन्फ्लेशन का, महंगाई का बहुत फर्क पड़ता है। तो मैंने यहां पे आरबीआई को टारगेट दिया है कि आप इन्फ्लेशन को 4 to 6% के अंदर में रखिए। सॉरी, नॉट 4 to 6, एक सेकेंड। ओके, नॉट 4 to 6, इट इज योर 2 to 6%, 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ये एक अच्छा मैनेजेबल इन्फ्लेशन है। इससे कम या इससे ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहां पे अगर 2 से 6 के बीच में तो कोई इश्यू नहीं है। अगर ये 6 से ऊपर चला जाए, मान लो ये इन्फ्लेशन 8% अगर यहां पे आता, तो अब आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए स्टेप्स लेता। इकोनॉमी की क्लास जब आपकी होगी तो आरबीआई क्या स्टेप्स लेता इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट दैट इज हाउ आरबीआई यूजेस द सीपीआई डेटा टू डू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। लेट मी लुक एट दिस। आनंद सिंह का क्वेश्चन है, सर नोट्स मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आफ्टर क्लास, और कहां पर मिलेंगे? देखिए आनंद, अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट्स हैं तो आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है, बिकॉज हम ये क्लास में कवर कराते हैं। इफ़ यू आर अ नॉन क्लैट प्रेप स्टूडेंट, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप क्लैट प्रेप स्टूडेंट नहीं, अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी एक्सपेक्ट कि अगर आप ये देख रहे हैं तो आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ इसकी सिर्फ जो लिखा हुआ है उसकी बात नहीं है, मैं यहां पर भी बहुत बार कुछ डिटेल्स ऐड कराता हूं। तो अगर आप नोट्स या पीडीएफ पे कंसंट्रेट करेंगे सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस, बट लेट मी सी कि इसका कुछ हम जुगाड़ निकाल सकते हैं, कर सकते हैं क्या। तो आनंद, आपको पहले मुझे ये बताना पड़ेगा सो दैट मैं आपको अकॉर्डिंगली आंसर कर पाऊं। ठीक है, सो आई वेट, आई कंप्लीट द टॉपिक, देन आई अगेन गो इनटू द चैट बॉक्स। ओके, तो यहां पे इस तरीके से इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। ठीक है, तो अब आते हैं हम पहले तो कि सीपीआई, चलो पहले बेस ईयर वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आई अगेन कम बैक टू योर सीपीआई। तो देखिए बेस ईयर जो है ये रेफरेंस ईयर होता है जहां से हम प्राइस चेंजेस को मेजर करते हैं। तो पहले जैसे अगर मुझे 26 में प्राइस चेक करनी है तो मैं बेस ईयर जो अब 2024 है उसमें क्या प्राइसेस थे उससे कंपेयर करता हूं। पहले क्या था, पहले था 2012। ओके, पहले 2012 बेस ईयर था, अब 2024 है। ठीक है, एक तो सीधा सीधा सा मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि मुझे बेस ईयर क्यों चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2012 से अगर मैं आज का टाइम कंपेयर करूं तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो हो सकता है 2012 में प्राइसेज जो थी वो 90 रुपीज थी और अब 112 है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इस तरह से इन्फ्लेशन, सो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, बिकॉज यहां पे जो लोगों की इनकम थी, सैलरीज थी, वो भी बहुत डिफरेंट थी और आज के टाइम में बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं। ओके, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है इतने सालों में, इसलिए बेस ईयर को अपडेट करना रिक्वायर्ड होता है। चेंज क्यों करना है, बेस ईयर क्यों चेंज करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते रहते हैं। तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 2012 के अंदर में मैं लेट्स से लौकी की सब्जी नहीं खाता था। ओके, अब मैं लौकी की सब्जी खाता हूं बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि जो घिया है या लौकी है ये हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो मैं क्योंकि 2012 में नहीं खाता था, तो मेरे जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं जो गवर्नमेंट इंक्लूड कर रही है उसमें, क्योंकि लेट्स से लोग ज्यादातर लौकी नहीं खाते हैं तो मैंने इंक्लूड नहीं करा था। बट 24 में मैं क्या देख रहा हूं कि लौकी का जो कंजम्पशन है वो सबके बास्केट में, सब लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो उसकी प्राइसेस चेंज होंगी तो वो मेरे जो बजट है उस पर इंपैक्ट डालेगा। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको भी अपने इसमें इंक्लूड करना स्टार्ट करूंगा। तो बहुत सारे कंजम्पशन पैटर्न्स हैं जो चेंज होते रहते हैं, जो से फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें होंगी आप 2012 में कंज्यूम नहीं करते थे, 24 में करते हैं, तो उनको इंक्लूड करना आपके लिए जरूरी है। एक और एग्जांपल देता हूं, चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, तो जैसे इंडिया के अंदर में हम ये देख रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर चीज का कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 2012 में चीज का कंजम्पशन नेग्लिजिबल था, बिल्कुल ही नहीं था, और अब 24-25 में इट इज ऑल्दो इन सिंगल डिजिट, बट यस इट इज अ गुड इंक्रीज। तो 2012 में जो भी मैं अपना सीपीआई इंडेक्स बनाऊंगा उसमें मैं चीज को इंक्लूड नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं उसको करूंगा।
दूसरा है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, जैसे किसी टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसका जीडीपी के अंतर में शेयर अलग रहा होगा, लेकिन आज जो है वो शेयर चेंज हो चुके हैं, तो अकॉर्डिंगली मुझे बेस ईयर को उसी तरह से चेंज करना है, जो इसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। राइज ऑफ सर्विस एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड मोर एक्यूरेट इन्फ्लेशन मेजरमेंट, क्योंकि मुझे करंट इन्फ्लेशन मेजरमेंट करना है, तो मेरे लिए बेस ईयर को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये कुछ चेंजेस है, इनको समझने के लिए एक बार मैं आपको वापस से सीपीआई कैलकुलेट कैसे होता है वो समझा देता हूं। ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर में करते क्या है हम 2024 में और 2026 के जो बेस ईयर 2024 है और 26 है, इसमें मैं किन किन प्रोडक्ट्स की प्राइस चेक करता हूं वो आपको मैं समझाता हूं। तो देखिए यहां पे मैं कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा जो हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से हर घर के अंदर में आप लेट्स से व्हीट फ्लावर यूज करते हो, आप लेट्स से डेयरी के अंदर में मिल्क यूज करते हो, लेट्स से आप मसाला यूज करते हो, आप स्टूडेंट हो तो बुक्स एंड लेट्स से पेन्स आ जाएंगे, पेंसिल्स आ जाएंगी, या स्टेशनरीज इसके अंदर में प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। इसके अलावा आप किचन के अलावा लेट्स से बाथरूम में आप शैम्पू, सर्फ, ये सब यूज करोगे। ओके, तो यहां पे लेट्स से अगर जो मैंने ये आइटम्स लिखे हैं, ओके, ये सो जो मैंने सारे, और एजुकेशन लिख सकता हूं मैं यहां पे सर्विसेज के अंदर में कि एजुकेशन एक रिक्वायर्ड होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मैं यूज करता हूं, ये होगा, इंटरनेट फैसिलिटीज जो है, ब्रॉडबैंड सर्विस वो मैं यूज कर रहा हूं, मोबाइल का बिल हो गया मेरा, ये सब सर्विसेज है मेरी। ओके, अब देखिए जो भी मैंने यहां पे आइटम्स लिखे हैं, आप एक चीज कॉमन देखोगे, आप किसी भी सेक्टर, किसी भी क्लास ऑफ इकोनॉमी से बिलोंग करते हो, आप चाहे एक लोअर मिडिल क्लास से आते हो, आप मिडिल क्लास से एक हायर क्लास से आते हो, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो सबके बास्केट में, सबके घर में पाए जाएंगे। तो यहां पे अगर मुझे इंफ्लेशन चेक करना है तो मुझे ऐसा बास्केट क्रिएट करना होता है गुड सर्विसेज का जो सबसे ज्यादा लोगों के बीच में कॉमन होगा, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मोबाइल बिल्स, मोबाइल के जो टैरिफ्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पॉकेट पे नहीं, आपके हर किसी के पॉकेट पे इंपैक्ट करेगा। अगर खाने के प्राइसेस, मिल्क के प्राइसेस, बुक्स, पेन, शैम्पू, इन सब के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, तो हम सबके जो पॉकेट है इस पे ये कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आइटम्स हैं, इन सबके क्या प्राइसेस थे 2024 के अंदर में, और इन सबके प्राइसेस क्या हैं 2026 के अंदर में, मैं वो कैलकुलेट करूंगा, और उससे मुझे आइडिया लगेगा कि अगर ये लेट से सारा बास्केट 100 रुपीज का था, तो आज अगर 2026 में मैं ये 9 आइटम्स या 10 आइटम्स को बाय करता हूं, तो आज मुझे, तो जैसे हमने देखा 2.75%, तो लेट से इन सबको बाय करने के लिए, इन सारे प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए अगर मुझे 100 रुपीज लग रहे थे, अब मुझे 102.75 लगेंगे। यानी कि मेरी जो सैलरीज है, मेरी जो इनकम है, वो एटलीस्ट 102.75 के टाइम्स या 2.75% मिनिमम इंक्रीज होनी चाहिए, नहीं तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज नहीं हो रहा है। ओके, तो यहां पे एक चीज तो ये रही जाती है सीपीआई में। दूसरी चीज कि इट इज नॉट जस्ट कि मैं एक ही एरिया से या एक ही अर्बन एरिया से ही यहां पे प्राइस कैलकुलेट करूं, तो मैं रूरल मार्केट्स में जाके भी प्राइस चेक करूंगा, बिकॉज वहां पे प्राइस डिफरेंस हो सकता है इवन फॉर द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर मैं यहां पे एजुकेशन का बिल देखूं, तो आपके जो अर्बन एरिया में स्कूल है और रूरल एरिया में स्कूल है, उनकी फीस में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, तो यहां पे रूरल मार्केट और अर्बन मार्केट दोनों जगह से मैं प्राइसेस कलेक्ट करता हूं, और एक कोई फॉर्मूला लगा के फिर मैं एक सिंगल प्राइस पे आऊंगा। और नया इंक्लूजन क्या हुआ है 24 में, जो अभी नया सीपीआई इंडेक्स है, उसमें क्या है, अब देखिए आप सब जोमैटो से, स्विगी से, इन सब से ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को भी अब इसमें इंक्लूड करा गया है। तो ब्लिंकिट से आपने ऑर्डर करा, तो वहां पे क्या प्राइस चेंज हुआ है, तो 2024 में एक और ये एक नई चीज इंक्लूजन है कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मार्केट नहीं, एक नॉर्मल शॉप पे जाके प्राइस चेक नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में जाकर भी वहां पर क्या प्राइस इंक्रीज हुआ है उसको भी इंक्लूड करूंगा, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि क्या प्राइसेस में चेंज हुआ है। ओके, ये जो आइटम्स हैं इनको क्या वेटेज दिया जाएगा इंडेक्स के अंदर में, वो अभी आपको फिर समझ में आएगा। ये हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंजम्पशन पैटर्न्स फ्रॉम द SCES, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 23-24। तो SCES जो है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है 23-24 का, उसके अंदर में लोग किस तरीके से अपना कंजम्पशन करते थे, वो डिटरमाइन करेगा कि किस प्रोडक्ट को मैं कितना वेट दूंगा मेरे सीपीआई के अंदर में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर में। क्लियर है ये चीज आपको? ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से कैलकुलेशन करी जाएगी। अब यहां पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए, तो देखिए
एक तो मैंने यहां पे जो आइटम्स में कंसीडर, गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं बास्केट में कंसीडर करता था वो इंक्रीज कर दिए मैंने। पहले मैं 299 करता था, अब 300 प्लस 358 आइटम्स के प्राइसेस मैं चेक करूंगा, गुड सर्विसेज को मेजर करूंगा। मार्केट जितने कितने मार्केट्स में जाके मैं प्राइस चेक करता था इंडिया के डिफरेंट मार्केट्स में, उनका नंबर इंक्रीज हुआ रूरल अर्बन में, और प्लस ये नया इंक्लूजन है 12 ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को भी मैंने इंक्लूड करा है। तो सिर्फ फिजिकल मार्केट्स नहीं, आपके नंबर ऑफ मार्केट्स भी इंक्रीज हुए हैं, और प्लस एक नया टाइप का मार्केट जो आज ओपन हो चुका है ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जो 2012 के बेस ईयर में मैं कंसीडर नहीं करता था, वो भी अब मैं सीपीआई में मेजर करूंगा। इसके अलावा आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे जो आपका एससीएस है उसमें कंजम्पशन पैटर्न के बेसिस पे डिसाइड होता है वेटेज। तो जो डिफरेंट आइटम्स हैं कि एजुकेशन को मैं क्या वेटेज दूं, फूड को मैं कितना वेटेज दूं, ट्रांसपोर्ट को मैं क्या दूं, उसमें कुछ मेजर चेंजेस हैं, जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस जो है उसके वेट को कम करा गया है, हाउसिंग जो है उसके वेटेज को इंक्रीज करा गया है, और ये इंक्रीमेंट इसलिए बिकॉज इसको एक्सपेंड भी करा गया है। तो ट्रांसपोर्ट का जो सेक्टर है, आपका गैस का है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब अब हाउसिंग का ही पार्ट है। ओके, तो ओवरऑल हाउसिंग का वेटेज इंक्रीज हुआ है, फूड एंड बेवरेज का कम हुआ है। ओके, ये फूड एंड बेवरेज का कम क्यों हो रहा है, लोग क्या कम खाने लग गए हैं? सो ऐसा नहीं है, ये शोकेस करता है कि अगर कोई 100 रुपीज स्पेंड करता है तो उसका 36%, अपनी सैलरी का 36% या उसके फूड में होता है। ओके, बाकी क्या पैसा वो बाकी आइटम्स में जाके स्पेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि आज के टाइम में लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, तो दे हैव मोर थिंग्स, दे हैव मोर मनी टू स्पेंड ऑन अदर थिंग्स। तो इस वजह से जो फूड एंड बेवरेज का वेटेज है वो कम हुआ है। ओके, तो यहां पे दिस इज विथ रिगार्ड टू योर इन्फ्लेशन मेजरमेंट। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं फिर से, आई मेक श्योर कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ भी उनको टाइम वेस्ट ना होने दूं। तो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये जो आपको परसेंटेजेस दिख रहे हैं ये आपको याद नहीं करने होते हैं। ठीक है, परसेंटेजेस याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे इसमें तो कोई परसेंटेज है ही नहीं। ठीक है, ईयर्स याद करना जरूरी है, एससीएस सर्वे होता है ये पता होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बेस ईयर क्या है ये पता होना जरूरी है, अर्लियर बेस ईयर पता होना जरूरी है। ये नंबर ऑफ मार्केट जो है, ये जो मार्केट्स हैं, ये मार्केट सॉरी ये वाले मार्केट्स काम के नहीं है। यस, नंबर ऑफ आइटम्स कितने इंक्रीज हुए हैं ये आई थिंक वो पूछ सकता है। ठीक है, ये इनका वेटेज जो है ये पता होना जरूरी नहीं है। ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इकोनॉमिक स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट टॉपिक हो जाएगा तो आपके एग्जाम में आएगा, बट अदरवाइज ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सर प्लीज मेक अ होल सेपरेट वीडियो ऑन बांग्लादेश बिकॉज फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स बांग्लादेश डेली न्यूज में आता है। आदित्य, वैसे बांग्लादेश के ऊपर पे एक टॉपिक, एक एमआईटी जो है आपकी, जो हम सीरीज करते हैं, और गुड थिंग इज कि आपके एमआईटी से ही पिछले साल मैक्सिमम टॉपिक्स वहीं से आए थे और वो हो चुका है। तो बट व्हाट वी कैन डू इज कि वी विल अगेन डू दिस। ठीक है आदित्य, तो एक बार हम फिर से इस चीज को कर लेंगे। ओके, और ठीक है आनंद, आपने बताया नहीं, आप अगर नॉन क्लैट प्रैप है तो उसके लिए हम कुछ तरीका निकालते हैं, विल थिंक कि आपको किस तरीके से पीडीएफ या क्या अवेलेबल कराया जा सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन, देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का चेयरमैन नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का मिनिस्टर होता है। ठीक है, और अभी जितना मुझे ध्यान आ रहा है राव इंद्रजीत सिंह इज द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अगेन ये न्यूज भी देखिए हम ब्रीफ में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें फिर से एक और अपडेट आया है कि आपकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जो बेसिकली फर्स्ट ऐसी कमिटी है जो कोई भी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होते हैं उनको फाइनलाइज करती है, उनको बेसिकली अलाउ करती है, उसने रफाल जेट्स, तो 114 रफाल जेट्स का आईएफ को और प्लस P-81 एयरक्राफ्ट जो नेवल एयरक्राफ्ट होते हैं उनको यहां पे अप्रूव कर दिया है, फाइनलाइज कर दिया है। अब ये डील जो है, इसको मैं अलग से क्यों कर रहा हूं, बिकॉज ये सबसे बड़ी, इट इज द लार्जेस्ट, लिख लीजिए इस पॉइंट को, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप सोचें कि सिर्फ पीडीएफ, हर बार पीडीएफ को पढ़ लेंगे उससे काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट डिफेंस एक्विजिशन। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन।
ओके आज तक का डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी ये डील है, सबसे बड़ा ऐसे आपका जो अप्रूवल है वो दिया गया है। मोर देन 3.76 लाख करोड़ कुछ है इसका जो अमाउंट है, 3.6 लाख करोड़ यहां न्यूज में दिया हुआ भी है। 3.6 लाख करोड़ की जो डील है वो एक साथ हम एक बार में फाइनलाइज कर रहे हैं। ओके सीसीएस कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी, पीएमएस इज द हेड। हाँ कैबिनेट कमीशन ऑन, देखियो कैबिनेट कमीशन अलग होता है, देखो वो सब भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है डीएसी का, यस बिल्कुल सही ईशान, राजनाथ सिंह इज द हेड ऑफ, जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो डीएसी का हेड होता है। और जो ये कैबिनेट कमीशन नहीं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो अलग चीज है। देखो मिनिस्ट्री अलग चीज होती है, कैबिनेट कमेटी अलग चीज होती है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है तो एनीवे यहां पे ये लार्जेस्ट डिफेंस आपकी कैपिटल मतलब कि यहां पे कोई प्रोडक्ट्स को हमने कोई रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं सैलरी पेंशन पे, सबसे बड़ा आज तक का कैपिटल यहां पे ये डील है, डिफेंस डील है इंडिया की। ओके तो यहां पे एक तो राफेल फाइटर जेट है, ये क्या है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इसको अगर हम यहां पे जनरेशन वाइज काउंट करेंगे तो ये 4.5 जनरेशन या 4++ जनरेशन जो है उसका एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। मैन्युफैक्चर कौन है तो इसका मैन्युफैक्चर का नाम है दसॉल्ट, जो आपके फाइटर जेट्स और सिविल एयरक्राफ्ट्स को बनाता है। इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग, इंडिया में जो HAL है, कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ HAL? वो जो HAL है वो भी अब सिविलियन एयरक्राफ्ट्स भी बनाएगा, जैसे आपके प्लेन्स होते हैं नॉर्मल, उनके लिए भी अब वो वर्क करना स्टार्ट कर रहा है। दसॉल्ट कहां की कंपनी है? फ्रांस की है, और डीएसी ने इसका अप्रूवल कर दिया है। 114 रफाल जेट्स एक और हम करेंगे, सो मोर देन 200 हमारे पास टोटल कुछ हो जाएंगे। ओके इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी जो हमने ये डील करी है इसमें हमने दसॉल्ट के साथ डील करी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है मेजॉरिटी एयरक्राफ्ट्स की वो इंडिया के अंदर में हम करेंगे। ओके तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो बेसिकली दसॉल्ट जो है वो इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप करेगा। बट इसके फायदे और क्या है, इसका फायदा एक ये भी है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जिनसे वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं उनको भी इससे बिजनेस मिलेगा, उनकी भी एक्सपर्टाइज इंक्रीज होगी यहाँ पे। ओके तो ये रफाल का है। इसके अलावा दूसरा है P-81 एयरक्राफ्ट। व्हाट इज इट? ये P-81 एयरक्राफ्ट क्या मैंने आपको बता दिया, नेवी के लिए। ओके नेवी इसको बेसिकली एक्वायर कर रही है, नेवी यूज करेगी इसको। तो ये क्या है? ये है लॉन्ग रेंज मतलब कि एक बार आपने फ्यूल फिल कर दिया तो ये बहुत देर तक आपकी एयर में रह सकता है। मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, यानी सबमरीन से फाइट करने के लिए, सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करेंगे। रिकॉनिसेंस का मतलब क्या होता है, इसको अगर सिंपली बोले तो स्पाइंग के लिए, एस्पियोनाज के लिए इसको यूज करा जाएगा। ओके मैन्युफैक्चर कौन है? बोइंग है। बोइंग आई होप यू नो इट इज अ कंपनी ऑफ यूएस। ओके बोइंग के प्लेन्स आते हैं खूब सारे। बोइंग जो है एक बहुत बड़ा डिफेंस प्लेयर है। ओके डू नॉट थिंक कि ये सिर्फ एरोप्लेन्स बनाता है, बोइंग इज अ वेरी बिग डिफेंस कंपनी। इनका जो मेजॉरिटी मार्केट है या इनका जो मेजॉरिटी इनका जो इनकम है वो डिफेंस से ही आता है। ओके तो यहां पे हमने 6 P-81 एयरक्राफ्ट और लेने का यहां पे फाइनल कर दिया है। टोटल प्रोक्योरमेंट 3 करोड़ प्लस 3 लाख करोड़ रुपीस प्लस से है। ओके अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज द क्लियरेंस बाय डीएसी। क्लियरेंस बाय डीएसी, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहां दिया हुआ है, लॉ कौन सा है? तो हमेशा लॉ पता होना चाहिए। ठीक है सो इट इज योर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 में हमने एक नई डिफेंस पॉलिसी लाए थे हम, जिसके अंदर में हम क्या चीजों को बाय करेंगे, उसको किस बेसिस पे फाइनलाइज करना है वो हमने डिसाइड करा था। तो उसके लिए हमने ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर क्रिएट करा है, जिसमें ये कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली है बाय इंडियन। ओके तो जब भी लेट्स से कि हमने किसी लेट्स से एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स के लिए टेंडर निकाला कि हमें इस क्वालिटी के ये हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ये फीचर्स होने चाहिए, हमें इसके लिए अगर आप बनाते हो तो आप इसको आप हमारे पास अप्लाई करिए। तो लेट्स से डसॉल्ट ने करा, बोइंग ने करा, HAL ने करा। ओके तो वहां पे अगर लेट्स से कि कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स में बहुत डिफरेंस नहीं है, फुलफिल हो रहा है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इंडियन को, कि इंडिया वाली ही प्रोडक्ट को हम बाय करेंगे। दूसरा हम देंगे बाय एंड मेक इन इंडिया, यानी कि बाय भी इंडियन होगा और मेक इन इंडिया होना चाहिए। थर्ड हो जाएगा मेक फर्स्ट, जो गवर्नमेंट फंडेड होगा, और मेक सेकंड जो इंडस्ट्री फंडेड होगा। तो इस तरीके से क्या है कि मैं प्रायोरिटी इंडिया को दूंगा और उसके बाद में फॉरेन प्रोडक्ट्स को दूंगा। तो ये सब कहां पे दिया हुआ है? दिस इज गिवन इन DAP 2020।
ओके तो अब हम रफाल से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो हमारे पास में बेस्ट ग्लोबल डील्स आई थी उसमें सबसे ऊपर नंबर 1 जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है फोर्सेस की उसको भी फुलफिल कर रहा है और अदरवाइज भी हमारी नीड्स के सिक्योरिटी नीड्स के हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो इसलिए हमने रफाल को P-81 को फाइनलाइज करा है। लेकिन अगर हमारे पास एक इंडियन ऑल्टरनेटिव होता तो हम अंडर DAP उसको भी प्रायोरिटी देते। ठीक है, यहां पे जो DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उसको एक लेटर देना होता है जो पहला स्टेप होता है कैपिटल एक्विजिशन का, विच इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। तो DAC विच इज चेयर्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको फाइनलाइज कर दिया है। इसमें देखिए जितने भी डिफेंस के आपके सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं एंड इट इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने DAC ने इसको फाइनलाइज कर दिया है। DAC अगर फाइनलाइज कर देती है तो बस एक स्टेप बचता है विच इज कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको PM हेड करते हैं। उसमें सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, डिफेंस के, एक्सटर्नल अफेयर्स के, फाइनेंस के, जो सब इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सब इस मीटिंग में बैठते हैं एंड दे फाइनलाइज कि यस क्या हमें इस 3.6 लाख करोड़ रुपीस की डील को, इस 3.6 लाख करोड़ की डील को क्या फाइनलाइज करना है या नहीं करना है। ओके सो दिस इज विथ रिगार्ड टू योर DAC। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यस बिल्कुल जो है बिल्कुल सही, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ईशांत सही है। हाँ यस बिल्कुल गुड, 50 to 90%। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि सिर्फ न्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसा डेटा आता है। तो आदित्य एक चीज ध्यान रखना, जब भी अप्रोक्सीमेटली और इतना ज्यादा ब्रॉड नंबर हो 50 to 90%, अब 50% है कि आधे होंगे, 90% यानी करीब करीब होंगे। 100 प्लेन बन रहे हैं तो 50 बन रहे हैं, 90 बन रहे हैं, बहुत फर्क है। तो ये बहुत बार क्या है, सिर्फ न्यूज क्रिएट करने के लिए ऐसे डेटा आपको दिए जाते हैं, तो इनको आपको ना तो याद करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही आपके अदरवाइज काम के। So there was a petition filed in Supreme Court against Boeing. I meant government is going to ban a specific aeroplane of Boeing which crashed in Ahmedabad. हाँ यस तो बिल्कुल वो हो सकता है। देखो एक तो पेटिशन कोई भी फाइल कर सकता है, गवर्नमेंट ने नहीं फाइल करा है, गवर्नमेंट को पेटिशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कभी भी डिसीजन ले सकते हैं। पेटिशन किसी पर्सन ने फाइल करा होगा या किसी NGO ने फाइल करा होगा, आप भी फाइल कर सकते हो पेटिशन। तो उसमें उन्होंने मे भी रिक्वेस्ट करा है कि बोइंग का जो दिस कैटेगरी का प्लेन है, ये प्लेन जो है इसमें बहुत बार इश्यूज आ रहे हैं, तो ये डेंजरस है और इसको बेसिकली हमें नो फ्लाई के ऑर्डर्स दे देने चाहिए। और अगर यहां पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेते हो, ठीक है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट गुड, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दिस स्टफ। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है यहां पे जस्टिस गवाई, जो आपके करंट चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि साइमल्टेनियस पोल्स अगर हम कराते हैं तो जो बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन है कॉन्स्टिट्यूशन की वो वॉयलेट नहीं होती है। तो एक शॉर्ट में आपको बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन बता देता हूं। तो एक बहुत फेमस केस है, सबसे लैंडमार्क जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है केशवन भारती। केशवन भारती में एक नई प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन दिया गया था, बेसिक फीचर, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनको इस तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता है, और उन फीचर्स को क्या कहा गया, बेसिक फीचर्स कहा गया। तो यहां पे जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि हमें लोकसभा के, राज्यसभा, नॉट राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और फ्यूचर में पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शंस हैं उनको एक साथ कंडक्ट करना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं लेट्स से अभी 2024 में जैसे लोकसभा इलेक्शन हुए थे, नेक्स्ट 2029 में है, ओके, नेक्स्ट 2029 में है, तो यहां पे गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि सारी लोकसभा के, हर लोकसभा के इलेक्शंस, ओके, लोकसभा के इलेक्शंस, इसके बाद आपके लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल के इलेक्शंस, पंचायत के इलेक्शंस, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन, ये चारों इलेक्शन जो है, लेट से मैं इसमें 2-3 महीने फिक्स कर लेता हूं, अप्रैल से स्टार्ट करूंगा और लेट से जुलाई या अगस्त तक, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक आपके पूरे इलेक्शंस ही होंगे। लेकिन एक बार ये इलेक्शंस हो गए तो 2029 के बाद इंडिया में कहीं पर भी कोई इलेक्शन नहीं होगा, सीधे 2034 में सारे इलेक्शंस होंगे। ओके, तो यहां पे बिकॉज अब हमारे जो इलेक्शन है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे होते हैं, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का है, हमारे कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, तो इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसके बाद हम वापस इलेक्शन को सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो यहां पे पेटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम इसके सिंक्रोनाइजेशन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंजेस करते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस होंगे वो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करेंगे, जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन
वॉयलेशन अलाउ नहीं है। तो यहां पे एक कमेटी बनाई है, कमेटी के अंदर में चीफ जस्टिस से जो डिफरेंट फॉर्मर चीफ जस्टिस, करंट चीफ जस्टिस, इनसे ओपिनियन लिया है एंड दे आर ऑफ द व्यू, सम ऑफ देम आर ऑफ द व्यू आउट ऑफ 6, 4 आर ऑफ द व्यू कि यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं है अगर अमेंडमेंट्स करे जाते हैं, और 2 ने कहा है कि यस ये बेसिक फीचर को वॉयलेट करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार शॉर्ट में समझाया। अब मैं आपको डिटेल में पूरी स्टोरी समझाऊंगा। तो आपको अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको क्या कहता हूं, वापस से जस्ट वीडियो को रिवाइंड करना और जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ये समझने के बाद वापस सुन लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है, लेट्स मूव अहेड नाउ। तो वन नेशन वन इलेक्शन की स्टोरी क्या है, तो देखिए इसका मतलब क्या है, सारे इलेक्शन एक साथ में होने या सिंक्रोनाइज्ड वे में होने। जैसे लोकसभा के इलेक्शन मैंने लेट से अगर 29 के अप्रैल मई में करा लिए, तो जून जुलाई जो मंथ होगा उसमें मैं डिफरेंट जो मेरे 28 स्टेट्स और 8 यूटीज हैं वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करा दूंगा, और उसके बाद अगस्त या सितंबर में मैं जो पंचायत म्युनिसिपैलिटी ऐसे करा लूंगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मैंने अगर 28 स्टेट्स है तो मैंने 10 स्टेट्स के तो कोशिश करा अप्रैल मई में सारे लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायत म्युनिसिपैलिटी सारे इलेक्शंस करा दिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर में मैंने 10 का कर लिया, उसके नेक्स्ट 2 मंथ्स में मैंने नेक्स्ट जो 8 बच रहे हैं और 8 यूटीज हैं उनका कंडक्ट करा लिया। तो इस तरीके से मैं इलेक्शंस कंडक्ट करा सकता हूं। तो देखिए हमारे इंडिया में पहली बार जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और उसी टाइम हमने स्टेट लेवल पे भी इलेक्शंस कंडक्ट कराए थे, तो 1952 में ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। तो 1952 में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन एक साथ में कंडक्ट हुए थे। उस टाइम में पंचायत म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन जो है कंपल्सरली हर जगह नहीं होते थे, कुछ स्टेट में जिनमें पंचायत है वहां पे इलेक्शंस होते थे। 57 में भी इलेक्शन साथ में हुए थे, 62 भी साथ में हुए थे, 67 में भी साथ में हुए थे। लेकिन 67 के बाद में ये जो साइकिल है जिसमें लोकसभा और सारे स्टेट के इलेक्शन साथ में हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब हो गया था। एंड द रीजन वाज कि उसमें बहुत सारी स्टेट जो हैं उनका जो इलेक्शन है, लेट्स से हर 5 साल में इलेक्शंस होना है, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो एक एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से राजस्थान में अभी भजन लाल शर्मा की गवर्नमेंट है और अभी उनके 2024 में इलेक्शंस हुए थे, 24 में मान लेते हैं, ओके 24 में इलेक्शंस हुए थे, यानी नेक्स्ट इलेक्शन 29 में होने, ओके 5 साल का टेन्योर होगा। लेकिन लेट्स से कि कल भजन लाल शर्मा की जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, लेट्स से अगर 2027 में इनकी मेजॉरिटी नहीं रहती है तो 2027 में इलेक्शंस होंगे। तो अब यहां पे अगर 27 में इलेक्शंस हुए तो अब इनका 29 में वापस इलेक्शन नहीं होगा, 27 से अब इनका नेक्स्ट इलेक्शन होगा 2032 के अंदर में, ओके। अदरवाइज अगर ये 29 में इलेक्शन होता तो 2034 में होता। तो आप इस तरह समझिए, क्योंकि यहां पे हमारे जो एक लोकसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको प्री डिसॉल्व किया जा सकता है, बिकॉज अगर यहां पे मेजॉरिटी अगर किसी गवर्नमेंट की नहीं है तो उस वजह से ये जो साइकिल है ये बहुत बार डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि अब हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शंस रहता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पे, गवर्नेंस के ऊपर पे फर्क पड़ता है, ओके। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम एक बार का लॉ चेंज करें, इनको वापस सिंक्रोनाइज करें और आगे एक ऐसा प्रोसेस क्रिएट कर दें जिससे कि हर कोई गवर्नमेंट के इलेक्शन, हर किसी लेवल पे इलेक्शन हर 5 साल में हो, जिससे बाकी के जो 4 साल और लेट्स से 6 मंथ्स हैं वहां टोटल फोकस सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस पे रहे, ओके। और इस चीज को करने के लिए इन्होंने पहले एक कमेटी बनाई थी, कमेटी बनाई गई थी अंडर रामनाथ कोविंद, ओके। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके अंडर में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, जिनको चेक करना था क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस फीजिबल है इंडिया में, क्या ये करा जा सकता है, क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या ये किसी लॉ को वॉयलेट करेगा नहीं करेगा। तो रामनाथ कोविंद कमेटी ने पिछले साल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और उसने एज पर इट हम ऐसे इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट पेश करी गई और पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ली, बट बिकॉज इस अमेंडमेंट्स को लेके कुछ अपोजिशंस के डाउट्स थे, तो पार्लियामेंट के अंदर में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं। तो लेट्स से कि अगर कांग्रेस जैसा पोजीशन है, उसको डाउट है कि सर ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के प्रोविजन हमें गलत लग रहा है, हमें इस पे और बात करना है, डिस्कशन करना है, तो यहां पे पार्लियामेंट के अंदर में हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना सकते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का मतलब हो गया कि लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे उसी कमेटी में और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई जिसके हेड हैं पीपी चौधरी। पीपी चौधरी जो बीजेपी के नेता है, ओके। तो ही इज द
चेयरमैन और हेड ऑफ द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो अमेंडमेंट प्रपोज करा गया है, जो बिल प्रपोज करा गया है, उसको यहां पे कंसीडर कर रहा है। अब रिमेंबर, इसमें इस कमेटी में जेपीसी में लोकसभा के मेंबर्स भी होंगे, राज्यसभा के मेंबर्स होंगे। और एक और चीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, बाकी की जितनी भी पार्टीज हैं आपके, इन सबके मेंबर्स इसके अंदर में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट के सपोर्टिव पार्टीज के होंगे। ओके, तो इस तरह की कमेटी बनाई जाती है। और अभी ये क्या कर रहा है, यहां पे ये अभी कंसीडर कर रहे हैं जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यहां पे प्रपोज्ड है। ओके, सो वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे जाएंगे, वो कौन सा बिल है? दैट इज द 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर एक बार के लिए हम सारे जो इलेक्शंस हैं उनको या तो एक्सटेंड करेंगे किसी गवर्नमेंट को, या उसको लेट्स से अगर 2030 में एंड हो रहा है तो उसका पीरियड 29 में एंड करेंगे, और फिर एक साथ सबका इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। और आगे अगर कुछ और गड़बड़ होती है तो उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए भी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। तो अभी क्या है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ चुकी है उसके लिए, और अभी उसके ऊपर पे डिस्कशन चल रहा है। चीफ जस्टिस से यहां पे बात करी गई है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है। ओके, तो ये है विद रिगार्ड टू योर वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, तो ये है। ओके ओके, नो क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि हम इतनी बड़ी बड़ी न्यूज में जो छोटी छोटी आपके वन लाइनर्स है उनको मिस आउट ना करें। तो यहां पे एक और आपके लिए वन लाइनर मैं लेकर आया हूं, विच इज विथ रिगार्ड टू, यही आया ना, हाँ पहले ही आएगा। ओके, विच इज विथ रिगार्ड टू कि एक नया यहां पे बोधन एआई करके कंपनी बनाई गई है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, बोधन एआई कोई एआई का चैट बॉक्स नहीं है, टूल नहीं है। बोधन एआई एक हम कंपनी बनाने, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में बोधन एआई नाम से हमने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है कि एआई को इंट्रोड्यूस करना एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे स्कूल्स कॉलेजेस की बात नहीं है, हर लेवल ऑफ एजुकेशन पे हम एआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं हमारे स्कूल सिस्टम में, कॉलेज सिस्टम्स के अंदर में। तो उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका काम क्या होगा? एआई को प्रमोट करना एजुकेशन में। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या दिया गया है कि आपको एक ओपन सोर्स एआई बेस्ड एजुकेशनल इकोसिस्टम क्रिएट करना है। ओपन सोर्स का मतलब यह कि किसी के लिए भी बंद नहीं होगा। इस इकोसिस्टम को यूज करके अगर कल कोई एआई बेस्ड ऐप बनाना चाहता है एजुकेशन का, तो बना सकता है। ठीक है, तो ये जो ओपन सोर्स एआई बेस्ड एजुकेशन इकोसिस्टम होगा, इसको क्या कहा जा रहा है? इसको हम कहेंगे भारत एड्यू एआई स्टैक। ओके, भारत एड्यू एआई स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है? स्टैक इज बेसिकली कि एक इकोसिस्टम क्रिएट करा गया है, जिसमें आप उसके अंदर में जो डिफरेंट आपको फीचर्स दिए हुए हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनको यूज करके आप अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? भारत एड्यू एआई क्या है? ये ओपन सोर्स एआई बेस्ड इकोसिस्टम है। अदरवाइज को हम डीपीआई भी कहते हैं। डीपीआई क्या होता है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पब्लिक के लिए एक वेबसाइट या पब्लिक के लिए रिसोर्सेज आपके डिजिटल लेवल पे फुली एक्सेसिबल है, कोई भी यूज करिए और अपना आप एजुकेशन के पर्पस के लिए एप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, बोधन एआई से जो हम ये भारत एड्यू बनाएंगे, इससे हम क्या क्या करेंगे? एआई टूल्स को इंटीग्रेट करना है क्लासरूम्स में। कैसे क्लासेस के अंदर में हम एआई टूल्स को यूज करके बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम ये भारत एड्यू टेक बनाएंगे। टीचर असिस्टेंट सिस्टम, मान लेते हैं भाई टीचर को ही समझाना नहीं आ रहा है, तो एआई टूल जो होगा, लेट्स से यहां पे एक चैट बॉक्स होगा, जो टूल यूज करके जो टीचर है वो फटाफट से आपको आंसर दे पाएगा। ओके, और इसको इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कौन देगा भाई? अब टेक्निकल चीज है तो यहां पे टेक्निकल लोग चाहिए होंगे, तो इस भारत एड्यू एआई स्टैक को, बोधन एआई को सपोर्ट करने के लिए आईआईटी मद्रास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देगी। ओके, तो लेट्स से कि अगर कोई ऐप बना रहा है और उसको कोई इश्यू फेस कर रहा है वो इस स्टैक के अंदर में, तो वो आईआईटी मद्रास में जो टीम होगी उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है और इस एआई को हेल्प कर सकता है। ठीक है, ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंटिव मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन? आदित्य, सब्सटेंटिव मोशन में आपको पढ़ाऊंगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको उस टाइम मैं बता दूंगा। ओके, सबसे लास्ट टॉपिक है जो मैंने आपका इंडियन एक्सप्रेस से पिक करा है। ओके, पहले एक और वन लाइनर देख लो, ये भी आपके काम का है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही वाज द वन जिसने जो 1991 में जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसको
उसको बेसिकली डिजाइन करने वाले आपके मेन पर्सन थे. ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स ऑल्सो. ओके, एंड ही पास्ड अवे लास्ट ईयर. तो उनकी जो समाधि है वहां पे एक ट्रस्ट बनाया गया, एक बेसिकली एक वहां पे क्या नाम से एक हॉल बनाया गया, और उस हॉल के अंदर में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ट्रस्ट है, इनकी फैमिली इस ट्रस्ट को चलाती है, वो पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर वहां पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ओके, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का मेमोरियल लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इस बार आपका हो रहा है. February 26 को होस्ट होगा. डेट हमारे काम की नहीं है, बट इसमें जो पहला लेक्चर है, हु इज द चीफ गेस्ट देयर, हु इज गोइंग टू बी द वन जो पहला मेमोरियल लेक्चर देंगे मनमोहन सिंह के लिए, तो वो डिलीवर करा जाएगा बाय एंजेला मर्कल. एंजेला मर्कल जो है ये चांसलर ऑफ जर्मनी थी, फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी. ओके, एट ड्यूरिंग हर टाइम एट द हेल्म, जब ये एकदम टॉप पे थी, चांसलर ऑफ जर्मनी थी, तब शी वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ओके, ग्रेट लीडर, समवन जो जर्मनी को आज जो आप स्टेबिलिटी जर्मनी में देख रहे हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ एंजेला मर्कल ओनली. ओके, सो फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी है. शी इज द चांसलर ऑफ जर्मनी, फर्स्ट फीमेल चांसलर थी. ओके, फर्स्ट फीमेल चांसलर थी, एंड शी इज द चांसलर विद द सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर. ओके, लॉन्गेस्ट टेन्योर जो था वो ऑटोमन वेन बिस्मार्क का था. ओके, जो फर्स्ट चांसलर थे जर्मनी के, और उसके बाद में सेकेंड लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ 16 ईयर्स जो था वो इन्हीं का था. तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे टाइम तक ये जर्मनी की चांसलर थी. चांसलर कौन होता है? शी इज इक्विवेलेंट टू, या चांसलर इज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, तो ऐसे समझ लेना आपके. तो ये यहां पे आपका फर्स्ट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर है उसको प्रेजेंट करेंगी. सो वन लाइनर है आपका. यहां पे थीम क्या है लेक्चर का? जर्मनी एंड इंडिया इन टाइम्स ऑफ ग्लोबल चेंज, कि जर्मनी और इंडिया कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशंस को बेटर कर सकते हैं, कैसे जो चेंजिंग टाइम्स है ग्लोबल टाइम जो चेंज हो रहे हैं उसमें दोनों कैसे एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, वर्ल्ड को हेल्प कर सकते हैं. इस थीम के ऊपर पे पहला डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर प्रेजेंट किया जाएगा. That's why the education minister got the front page of Indian Express. Okay, nice आदित्य. ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. एक और वन लाइनर है, बहुत छोटा सा वन लाइनर क्या है कि भाई विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड व्हाट्सएप. कौन सी कंट्री व्हाट्सएप को बैन कर रही है? तो जस्ट नो इट इज रशिया. रशिया ने बैन कर दिया है. यहां पे देखो डायग्राम में, अगर ये जो पिक्चर है इसमें आपको टेलीग्राम भी दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम वहां पे पार्शियली बैंड है पहले से ही, और अब व्हाट्सएप को भी वहां पे बैन कर दिया गया है. तो कौन सी कंट्री ने बैन किया है? रशिया ने किया है. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं. सो आई थॉट कि एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से. फ्रंट पेज न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस पे. ओके, अंदर के पेजेस में भी आए हैं. तो यहां पे न्यूज की हेडिंग है, व्हाट्स अ सब्सटेंटिव मोशन, व्हाई निशिकांत गिव अ नोटिस अगेंस्ट राहुल गांधी. तो निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में एक सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस किया है. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सब्सटेंटिव मोशन, तो उसको समझते हैं. आदित्य ने मुझसे पूछा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है. तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक टाइप ऑफ सब्सटेंटिव मोशन ही होता है. ठीक है, तो हम पहले मोशन समझेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन समझेंगे, सब्सटेंटिव मोशन समझेंगे, और एंड में आपको मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है वो भी समझाऊंगा. ओके, तो पहले मोशन क्या है. तो देखिए, पार्लियामेंट के अंदर में अगर कोई भी डिस्कशन डिबेट करना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कभी भी कुछ भी नहीं बोल सकता है. तो उसके लिए उसको पहले परमिशन लेनी होती है, और परमिशन लेने के बाद उसे कोई मोशन इंट्रोड्यूस करना होता है, उसे बताना होता है कि उसको किस बारे में डिस्कशन करना है. तो मोशन इज व्हाट? मोशन इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस. यानी कि अगर किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन डिबेट करना है तो जो आप परमिशन लेते हो, तो परमिशन आप लेते हो मोशन को इंट्रोड्यूस करने की. एक आप फॉर्मल प्रपोजल देते हो कि मैं निशिकांत दुबे इस बारे में बात करना चाहता हूं. ठीक है, तो वो क्या होता है? वो होता है मोशन. तो मोशन इज सिंपली कि आप एक प्रपोजल दे रहे हो कि सर इस पे बात करनी है मुझे, लोकसभा में, राज्यसभा में. ठीक है, अब कई तरह के मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में. बेसिकली 3 तरह के ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हैं. जैसे अभी आपने पूछा मुझसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो इसी का सब टाइप है. बट ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है? ब्रॉड क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है. 3 टाइप के मोशंस होते हैं. एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, एक होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, एक नेक्स्ट स्लाइड में दिखेगा आपको सब्सिडरी मोशन. ओके, तो ये 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशन से कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हो. एक जो
एक जो इसका ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है वो है सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडरी मोशन। सब्सटेंटिव मोशन जो अभी इंट्रोड्यूस करा है वो क्या है? सब्सिट्यूट मोशन, सब्सटेंटिव मोशन का मतलब है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रपोजल है। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर किसी चीज पे, इंडिया यूएस की डील पे अगर डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में नहीं चल रहा है, ओके, इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं चल रहा है, पहली बार डिस्कशन स्टार्ट करना है, तो उसके लिए जो पहला मोशन आएगा वो होगा ये सब्सटेंटिव मोशन। तो ये क्या हो जाएगा? सब्सटेंटिव मोशन। अब लेट से अभी आप हम देखो, यहां पे मैं कनेक्ट करता हूं बांग्लादेश वाली जो न्यूज करी, तो यहां पे अगर मुझे जीरो टैरिफ का अगर मुझे यहां पे डिस्कशन करना है, जो थर्ड टाइप का मोशन है, जो सब्सिडरी मोशन है, मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। दिस इज डिपेंडेंट ऑन अनदर मोशन, जिसमें मुझे अमेंडमेंट चेंजेस कराने हैं, किसी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, मोशन को एंड कराना है, मोशन को एडजन कराना है, उस टाइम के लिए पॉज कराना है, क्लोज कराना है मोशन को, या मोशन का डिस्कशन मुझे बाद में करना है। ओके, तो इन सब चीजों को कराने के लिए मैं क्या करूंगा? सब्सिडरी मोशन। तो सब्सिडरी मोशन क्या हो गया कि जो सब्सटेंटिव मोशन है उससे रिलेट करता हुआ कोई मोशन मैंने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो ये सब्सिडरी हो गया। अब लेट से यहां पे निशिकांत नहीं, इंडिया यूएस की ट्रेड डील की बात चल रही है, इसमें ये हो गया सब्सिडरी। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट मोशन क्या होगा? तो अगर मैं कोई ऐसा मोशन इंट्रोड्यूस करता हूं जिसमें मैं कुछ और डिस्कशन कर रहा हूं, लेट्स से कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील पे डिस्कशन चल रहा है एंड नाउ सम मेंबर वांट्स कि अभी डिस्कशन जो है प्रायोरिटी पे होना चाहिए, किस पे? आपके लेट्स से इंडिया बांग्लादेश के इश्यूज पे। ओके, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो इश्यू है उस पे मुझे डिस्कशन करना है। ओके, तो आप ऐसे समझिए, मोशन इज नथिंग बट प्रपोजल टू डिस्कस अ टॉपिक। तो आप पार्लियामेंट में ऑर्डर डेकोरम मेंटेन करने के लिए प्रोसेस सेटअप करोगे, तो प्रोसेस क्या है? कोई भी आपको डिस्कशन करना है तो आप सब्सटेंटिव मोशन करिए, उससे रिलेट करता हुआ कोई डिस्कशन करना है तो आप उसमें सब्सिडरी मोशन करिए, अगर आप किसी और चीज पर डिस्कशन चाहते हैं तो सब्स्टिट्यूट मोशन करिए। तो ये तीन तरह के मोशन होते हैं। तो अगर मैं अब आपको सब्सटेंटिव मोशन क्या होता है, तो ये सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है, पहली बार दिया गया है, इसका पिछले प्रपोजल से कोई लेना देना नहीं है। इससे हाउस का डिसीजन हमें समझ में आता है। यूजुअली सब्सटेंटिव मोशन सीरियस मैटर्स के अंदर में होता है। देखो यहां कॉन्फिडेंस लिखा है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? टाइप ऑफ सब्सटेंटिव मोशन है। ओके, किसी को रिमूव कराने के लिए या गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को चैलेंज करने के लिए हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। सब्स्टिट्यूट मोशन क्या है कि जब आपका इस मोशन को हमें डिस्कशन को एंड करके नए वाले दूसरे मोशन के ऊपर पे डिस्कशन करना है। सब्सिडरी मोशन क्या है? जब मुझे जो मोशन चल रहा है उसकी जगह उसी के अंदर में कुछ और बात पे डिस्कशन करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहां पे सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस करा है निशिकांत ने, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे इस पे डिस्कशन करना है तो मुझे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, बिना नोटिस दिए डिस्कशन नहीं हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला मोशन सिर्फ वही मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है जो उस मोशन के बारे में जिसने नोटिस दिया। तो अगर यहां पे निशिकांत दुबे को मोशन पे डिस्कशन करना है तो नोटिस वही देगा, या निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है तो लेट्स से पीयूष गोयल आके उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, निशिकांत दुबे को ही यहां पे डिस्कशन करना पड़ेगा। एक्सेप्ट एक ही केस है कि अगर किसी मिनिस्टर के नाम पे है तो फिर दूसरा मिनिस्टर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी मिनिस्टर से रेस्पेक्ट में कोई सब्सटेंटिव मोशन है, रिमूवल के लिए है या उनके एक्सपल्शन के लिए, तो दूसरा मिनिस्टर उसके लिए मूव कर सकता है। लेट से किसी मिनिस्टर को रिमूव करना है तो यहां पे जो दूसरा मिनिस्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस होता है उस पर हमेशा वोटिंग होगी। ऐसा नहीं सिर्फ डिस्कशन हो गया उसके बाद पार्लियामेंट उस पर पक्के से वोट करेगी। तो एग्जांपल के लिए अगर राहुल गांधी के अगेंस्ट में रिमूवल के लिए सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस होता है तो अब उस पर से डिस्कशन नहीं होगा, उसके ऊपर पे वोटिंग भी होगी। ओके, और उस वोटिंग के अंदर में अगर ये वोटिंग मेजॉरिटी में आ गई तो अब उनको रिमूव कर दिया जाएगा, अगर वोटिंग फेल हो गई तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यूजुअली यूज्ड टू डिस्कस कंडक्ट ऑफ पर्संस इन हाई अथॉरिटी। तो राहुल गांधी इज नॉट अ स्मॉल पर्सन, ही आल्सो होल्ड्स अ स्पेसिफिक पोस्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो यूजुअली उनके कंडक्ट के लिए डिस्कशन करा जाता है और पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जितने लोग उस दिन आए हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसमें 50% प्लस उसको एग्री करने चाहिए। ओके, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, लेट से 400 लोग आए, ओके,
400 लोग आए थे उस साल, उस दिन जिस दिन वोटिंग थी, और 400 में से लेट्स से 300 ने ही वोटिंग करी है, 100 लोगों ने वोटिंग नहीं करी है, 300 ने करी है, तो 151 वोट्स के बाद उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये मतलब होता है प्रेसिडेंट वोट करने का। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सटेंटिव मोशन जो है वो पास होगा। तो निशिकांत दुबे जो हैं उन्होंने सब्सटेंटिव मोशन पास करा है अगेंस्ट राहुल गांधी कि इनका जो कंडक्ट है वो एंटी नेशनल है, जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाता है, तो इसलिए आई वांट टू मूव अ सब्सटेंटिव मोशन। तो नोटिस दे दिया है, अब इस पे डिस्कशन होगा, तो वोटिंग होगी और वोटिंग के बेसिस पे डिसाइड होगा कि विल ही कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉट। ओके, तो इस तरीके से ये डिसीजन करा गया है। नाउ फाइनली यू आस्क मी नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज बेसिकली जब मुझे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी डाउटफुल होती है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जब डाउटफुल होती है तो जो मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई यहां पे जो लोकसभा है इसमें मेजॉरिटी नहीं, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है लोकसभा का, मेजॉरिटी मेंबर्स गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, तो यहां पे इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन होता है। तो डिस्कशन होगा तो वोटिंग होगी, और फिर अगर यहां पे उनको मेजॉरिटी मिल जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। एट द सेम टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो एक सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में या किसी मेंबर के अगेंस्ट में, जैसे राहुल गांधी के अगेंस्ट में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है, कि ये बेसिकली ये शोकेस करता है कि जो स्पेसिफिक मिनिस्टर है या जो स्पेसिफिक मेंबर है इसमें पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, लोकसभा का कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस पर्सन को इस पोजीशन से रिमूव करा जाए। ओके, तो ये होता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, हु कैन गिव द मोशन? कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है मोशन, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी? तो देखिए, वैसे देखो एग्जाम पर्पस के लिए कोई मतलब नहीं है करने का, बट सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है 50% जो प्रेजेंट है और वो वोट कर रहे हैं, यानी जो भी नंबर है उसमें 50। स्पेशल मेजोरिटी यूजुअली टू थर्ड काउंट होती है ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, तो ये स्पेशल मेजोरिटी होती है। स्पेशल मेजोरिटी कई तरह की होती है, जैसे कि जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे किसी, अगर मुझे प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो यहां पे मुझे 2/3 यहां पे वोटिंग चाहिए होगी ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की। ओके, तो इस तरीके से डोंट वरी, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे सारी मेजॉरिटीज पढ़ेंगे। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, अलग से मेजॉरिटीज करने की जरूरत नहीं है, जब भी कोई टॉपिक आता है उसमें मेजॉरिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके कहीं पे अलग से लिखी हुई नहीं है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या सिंपल मेजॉरिटी, ये एकेडमिक पर्पस के लिए आपको पढ़ाने के लिए हम इनको ये नाम देते हैं। वैसे ये कोई ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर नहीं है इनका, सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी आज की न्यूज हेडलाइंस थी। तो आई एम श्योर आपको सारी न्यूज समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है तो अब हमें क्या करना है, हमें 20 जीके क्वेश्चंस को आंसर करना है, और एज हैज बीन द केस अब मैं 21 जीके क्वेश्चंस ही करता हूं। आई एक्सपेक्ट आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है, आंसर कैसे करना है, जो भी आंसर है उसके साथ नंबर के साथ लिखना है, 1A 1B 1C या 1D। ओके, आई थिंक 20 क्वेश्चन तो कोई नहीं कराता। Anyway, let's start with the first question. So I am waiting for your answer. Okay. Who currently serves as the Union Minister for Commerce and Industry? कौन है यूनियन मिनिस्टर? तो यस जो है ईशान बिल्कुल सही, फर्स्ट का आंसर है ए, पीयूष गोयल। सेकंड देखते हैं, सेकंड आप आंसर कर पाते हैं क्या? I mean motions for new topics to discuss. कोई भी मेंबर आपका जो मोशन है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है, नए टॉपिक पे भी डिस्कशन करना है तो आपको अपनी सीट से खड़े होना। अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, आप अपनी सीट पे खड़े हुए, आप कहिए लोकसभा स्पीकर से कि सर मुझे इस बात पे डिस्कशन करना है, दैट्स इट। ऐसे नोटिस देना है, दैट्स इट, खत्म। नोटिस जरूरी नहीं है लिख के देना है, आप एक ओरल नोटिस वहीं की वहीं नोटिस देने का मतलब है कि आप उनको उसके बारे में बता रहे हो, अवगत करा रहे हो। ठीक है, जस्ट मेकिंग इट कम टू देयर नॉलेज। सेकेंड का देखते हैं, प्रपोज इंटरिम ट्रेड, इंडिया को कितना टैरिफ दिया गया है? तो आपके ही आंसर देख लेते हैं, आपने क्या आंसर दिए हैं। बिल्कुल सही, 18%। 2 का आंसर सी है। थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड। ओके, सीपीआई के अंदर में नया सीरीज जो आया है, बेस ईयर, नया बेस ईयर क्या है? थर्ड का आंसर क्या देंगे आप? व्हाट इज द आंसर टू थर्ड? जल्दी, थर्ड का आंसर है बिल्कुल जो है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। यस ईशान, बिल्कुल सही, थर्ड का आंसर है डी, 2024।
फोर्थ भी इजी सा है। अभी 24 है, पहले क्या था, इससे पहले कौन सा था, पिछला बेस ईयर क्या था, फोर्थ का आंसर। फोर्थ का आंसर क्या है? ओके नाइस जोया। एक्चुअल में क्या है, मैं अपने फोन में खुद भी, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लैग होता है, जो आपके पास वीडियो आता है वो थोड़ा सा उसमें 5-6 सेकंड का लैग होता है। तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे स्क्रीन में भी क्वेश्चन लेट आता है, जोया की स्क्रीन में पहले आ जाता है, तो उनकी नेट स्पीड बहुत अच्छी है। ओके, तो फोर्थ का आंसर है जोया। कैन यू टेल अस कि कौन से कंपनी का आप नेट यूज कर रहे हैं, कौन सा प्लान है? सो लेट से प्रमोशन ही हो जाएगा उस कंपनी का भी। फोर्थ का आंसर बिल्कुल सही है। फिफ्थ का आंसर देखते हैं। ओके, सीपीआई डेटा कौन पब्लिकेशन करता है, उसका फिफ्थ का आंसर क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री है? ओके नाइस जो है, नाइस टू नो। एयरटेल यूज कर रहे हैं तो पॉसिबली बहुत अच्छा नेट है, तो हमारे फोन्स में जियो है। ओके, फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI। तो फिफ्थ का आंसर है सी। सिक्स पे आ जाते हैं। सिक्स का आंसर आप कर पाते हैं क्या? विच इंस्टीट्यूशन यूजेस सीपीआई एज अ प्राइमरी बेंचमार्क फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग? इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए कौन सीपीआई को यूज करता है? ओके, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको ये बताया 2 से 6% में इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट रहता है, वैसे वो 4% पे रखना है। अगर एक नंबर बताया जाए तो 4% है, एंड इट इज फॉर आरबीआई। बिल्कुल सही, सिक्स का आंसर है सी। सेवेंथ पे आ जाते हैं। डीएसी किसके अंडर में आता है? डीएसी का चेयरपर्सन कौन है? अगेन सीसीएस नहीं पूछा है, डीएसी पूछा है, ये किसके अंडर में है? तो डीएसी के आती है किसके अंडर में? सेवेंथ का आंसर बिल्कुल सही जोया। द करेक्ट आंसर टू सेवेंथ इज सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट इज प्रोड्यूस बाय, रफाल को कौन प्रोड्यूस करता है? तो फ्रांस की कंपनी है, ये हमने डिस्कस किया है, कौन सी कंपनी है? एट का आंसर क्या देंगे आप? एट का आंसर सी, बिल्कुल सही, एट का आंसर भी है सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द P-81 मैरीटाइम रिकॉनसा एयरक्राफ्ट इंडक्टेड बाय इंडिया मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो यूएसए की कंपनी है। आदित्य ने बताया भी है कि बोइंग के अगेंस्ट में केस भी फाइल हुआ है। तो नाइन्थ का आंसर क्या है? नाइन्थ का आंसर भी है सी। टेंथ पे आते हैं। ओके, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर इंडिया प्रेजेंटली गवर्न बाय द डीपीपी प्रोसीजर्स, कौन से होता है? तो इफ यू रिमेंबर, शॉर्ट में भी याद है, डीएपी है 2020 का, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है 2020 का, तो टेंथ का आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोया ईशान। ऑल ऑफ यू हैव, बोथ ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर्स। 11th पे आ जाते हैं। 129th अमेंडमेंट बिल प्राइमरली एम्स टू, क्या करने वाले हैं हम? इस 129 बिल किस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इफ यू रिमेंबर, इट इज फॉर ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन, विच मींस कि वी वांट कि दोनों इलेक्शन, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन और आगे जाके पंचायत म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी सिंक्रोनाइज्ड वे में एक ही साल में करे जाए। तो 11th का आंसर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोनों। 12th पे आते हैं। पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी जो 129 बिल को रिव्यू कर रही है, उसको हेड कौन कर रहा है? इट इज बीइंग हेडेड बाय पीपी चौधरी, तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। 13th पे आ जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज रिवोल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केस, कौन से केस में आई है? 13th का आंसर क्या है? 13th का आंसर है सी, केशवानंद भारती। ओके, 13th का आंसर सी। 14th पे आते हैं। The committee that earlier examined the viability of simultaneous election was chaired by 14th का आंसर क्या है? कौन ने चेयर करी थी? 14th का आंसर है यस करेक्ट, रामनाथ कोविंद। फॉर्मर देखिए सारे के सारे आपके, ये तीन तो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट है और ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 14th का आंसर है बी। 15th पे आ जाते हैं। 15th, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, देखते हैं ये कर पाते हैं क्या? तो 129 बिल जो एंटर किया उससे हम अमेंड करेंगे, तो अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसीजर है, वो कहां पे गिवन है? कौन से आर्टिकल में गिवन है? ओके, सो इट इज गिवन इन, द प्रोसेस गिवन इन आर्टिकल 368। तो 15th का आंसर है सी। 15th का आंसर है सी। 352 जो है ये इमरजेंसी के हैं, ये जम्मू कश्मीर से डील करता है, और अब ये एब्रोगेट एंड कर चुके हैं हम। अब 370 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 352 नेशनल इमरजेंसी है, 356 स्टेट इमरजेंसी है। ओके, 15th का आंसर है सी।
ओके ईशान, गुड, यू हैव गिवन द राइट आंसर। 16th। ओके, इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है भाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो। इट इज और ईसीआई। आर्टिकल 324 में ईसीआई बॉडी बनाई है हमने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16th का? सी। बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही शान। 17 बोधन एआई। बोधन एआई कौन बना रहा है, किसके अंडर में आए, कौन सी मिनिस्ट्री है? 17 का आंसर क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 18 पे आते हैं। भारत एड्यू एआई स्टैक इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या बताया भाई, ये क्या है? प्राइवेट एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए यहां पे हो सकता है, अब ये देखो एआई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, प्राइवेट को मिस कर दो और ए टिक कर दो, ये गलत आंसर हो जाएगा। ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम नहीं है। डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है। ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है फॉर एजुकेशन। ओके, तो जरूरी नहीं है पूरा का पूरा लिखा है, तो डीपीआई ये पता होना चाहिए। 18 का आंसर बिल्कुल सही ईशान, बी। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर कौन दे रहा है, किसको बुलाया है? सो यहां पे हमने बुलाया है एंजेला मर्कल को। ओके, 19 का आंसर है बी। ठीक है, फॉर्मर चांसलर है जर्मनी की, और किस पे बात करने वाली हैं, कौन सा थीम है, थीम क्या है? 20th का आंसर क्या दोगे आप? थीम ऑफ इनॉग्रल डॉक्टर मनमोहन सिंह मेमोरियल लेक्चर इज, 20th का आंसर है बिल्कुल सही, जर्मनी एंड इंडिया इन द टाइम्स ऑफ ग्लोबल चेंज। तो 20th का आंसर सी हो जाएगा। चलिए एक बोनस क्वेश्चन लास्ट में आ जाते हैं, बहुत सिंपल है। आदित्य एक्सपर्ट कि आप इसको आंसर कर पाएंगे। ओके, द क्वेश्चन इज कि भाई 4 टाइप के यहां पे मोशन बताए हुए हैं, इनमें से कौन सा इज नॉट ए टाइप ऑफ मोशन जो रिकॉग्नाइज्ड है? तो वी नो सब्सटेंटिव मोशन एक मोशन है, सब्स्टिट्यूट है, सब्सिडरी, 3 हमने पढ़े थे। आपको नहीं पता कितने तरह के होते हैं, बट यू नो कि ये तो नहीं है, मतलब ये तो मोशन है ही, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? 21 का। सो यस, 21 का आंसर है डी, बिल्कुल सही। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज की न्यूज एनालिसिस एंड द क्वेश्चंस टू यू ऑल। कोई भी क्वेश्चन है प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, वहां आंसर करेंगे। अगेन आपके अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू पीडीएफ या कुछ आपको हेल्प चाहिए, सो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।